बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। शो के जो मुस्तकिल मेज़बान हैं सैयद मोहम्मद अवैस कुछ निजी मसरूफियात की बदौलत आज शो का हिस्सा नहीं है, तो स्पोर्ट्स 360 की टीम ने फैसला किया कि मेरा और आपका साथ आज रहेगा। हमेशा की तरह बहुत सी खेलों से जुड़ी खबरें हैं जो आपके साथ तफसील में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ की, और 3 मैचेस जो हैं वो इस सीरीज़ के मुकम्मल हो चुके हैं। पहला मैच वॉश आउट हुआ, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी ली, जबकि जो तीसरा मैच था, जो आखिरी मैच था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें न्यूजीलैंड को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फतह हासिल हुई और बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही न्यूजीलैंड की टीम में। पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारे सवालात उठ गए परफॉर्मेंस वाइज। अगर आप बात करें, फिटनेस का भी एक इशू अब तक चलता आ रहा है। 2 इंजरीज का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो चुकी है। आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बात करें तो अब चौथा T20 जो है वहाँ पर खेला जाना है। इस बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। 4 तब्दीलियाँ हैं जो मुतवक्के हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करें। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान टीम इस सीरीज से कॉन्फिडेंस क्या कैरी करेगी, मेरे ख्याल से जब आप एक एक्सपेरिमेंट फेज में होते हैं तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, लेकिन नतीजे की अगर आप फिक्र नहीं भी करते तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। किस हिकमत अमली के साथ आप खेल रहे हैं, जो माइंडसेट की बात की जाती है T20 क्रिकेट में, और जो फिर मॉडर्न डे क्रिकेट में नए T20 के टोटल्स हम देख रहे हैं जिसमें 200, 230, 215 बहुत आम हो चुका है, लेकिन हम शायद वो 170, 180 का बैरियर अभी तक नहीं क्रॉस कर पा रहे। तो इस बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें जो इस तरफ निशानदेही करेंगे कैसे चीज़ें आगे जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इसके बाद आपसे बात करनी है ICC की नई रैंकिंग के बारे में, जो क्रिकेट से जुड़ी नई रैंकिंग्स आई हैं। बाबर आजम जो है वो T20 में थोड़ी सी उनकी चेंजेस हुए हैं, ही इज़ ड्रॉप्ड अ बिट डाउन एज वेल। अगर आप स्क्रीन पर रैंकिंग अब देख सकते हैं। ओवरऑल टीम की बात करें तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में। पहले पर इंडिया है, दूसरे पर इंग्लैंड है, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर साउथ अफ्रीका आपको नजर आता है। ओवरऑल अगर आप प्लेयर्स की बात करें, सूर्य कुमार यादव डोमिनेट करते हैं मेंस T20 बैटर्स रैंकिंग में। दूसरे पर आपको फिल सॉल्ट नजर आएंगे, तीसरे पर मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान के, चौथे पर एडन माकरम, और फिर बाबर आजम अब 5वीं पोजीशन पर एक दर्जा जो है वो नीचे जाकर 5वीं पोजीशन पर आ चुके हैं। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उनकी रैंकिंग में आपको थोड़ी सी बेहतरी नजर आएगी, इंप्रूवमेंट नजर आएगी। इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। शाहीन एक ऐसे पैच से गुजर रहे हैं जहां पर उनको बहुत सारे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ मामलात हैंडल किए गए, उसके बाद आई थिंक टीम का वो एक कमराडरी, जिसके हम ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो हमें बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। बहुत ही खुशाइन बात है। अगर आप बाबर आजम की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, जो मुख्तलिफ और प्लेयर्स हैं, मोहम्मद आमिर टीम में वापस आए हैं, इमाद वसीम, तो एक मेरे ख्याल से अच्छी खबरें ड्रेसिंग रूम की तरफ से भी आ रही हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होता जाए, क्योंकि जब आप T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे या किसी भी ICC टूर्नामेंट की बात करेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए एक अहम खिलाड़ी ज़रूर है। इसके बाद हम क्रिकेट से आपका फोकस जो है वो लेकर जाएंगे, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और हमारे ही शो का हिस्सा हैं, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, प्रेजेंटर हैं, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट की कप्तान हैं सना मीर। उनको जो है एम्बेसडर बनाया गया है ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का, और आई थिंक सना को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान को, स्पोर्ट्स 360 की टीम को बहुत सारी मुबारकबाद। पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी हैं, तो बहुत ही खुशाइन बात है। और अगर आप मेंस T20 की बात करते हैं तो वहाँ पर यूसेन बोल्ट जो हैं उनको मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का एम्बेसडर बनाया गया है। ये एक और बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है, क्योंकि आप में से जो भी यूसेन बोल्ट को जानता है या अगर आप उनके करियर को फॉलो करते हैं तो उनसे बहुत दफ़ा पूछा गया कि अगर वो एक इंटरनेशनल एथलीट ना होते, अगर वो दौड़ ना लगा रहे होते तो वो कौन सी खेल खेलना पसंद करते, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। तो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है ICC की जानिब से भी, तो इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ICC का जो T20 वर्ल्ड कप है इसी साल वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाना है, तो इस बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको स्क्वाश से जुड़ी कुछ खबरें बताएंगे। कतर में जारी इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला जमान अंडर 15 के फाइनल में पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा आई थिंक अच्छी खबरें हैं स्क्वाश से। जब आप जूनियर स्क्वाश की बात करते हैं, बहुत सारा टैलेंट वहाँ पर मौजूद है। इस बारे में आई थिंक हम बहुत ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं कि जूनियर से जो टैलेंट आ रहा है अब वो ट्रांसेंड कैसे करता है हमारे सीनियर लेवल पर। ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो आपकी तब्दीली होती है जब आप जूनियर से सीनियर लेवल पर जाते हैं। लेकिन इसी टूर्नामेंट के अंदर अब्दुल्ला के जो भाई हैं रेहान जमान, वो अंडर 11 के जो कैटेगरी है उसमें हिस्सा ले रहे थे। उनको अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में शिकस्त हुई, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। तो रेहान को और इनके भाई अब्दुल्ला को बहुत बहुत मुबारकबाद, और अब्दुल्ला के लिए फ़ाइनल में
हम दुआ गो हैं कि वो पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत कर ला सकें। उसके बाद टेनिस की बात करेंगे, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जहां पर चेक की कैटरीना सेनेकोवा को पहले राउंड में अपसेट शिकस्त हुई है, वो अब इस मैड्रिड ओपन से बाहर हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेनेकोवा जो हैं वो मैच परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी जो माजी में वो दिखा चुकी हैं और बहुत ही बड़ा अपसेट रहा इस टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद हम वुमेंस क्रिकेट की जानिब रुख करेंगे और वुमेंस क्रिकेट टीम में के बारे में आई थिंक बहुत तफसील में बात आज करनी पड़ेगी। वेस्ट इंडीज़ के हाथों तीनों वनडे इंटरनेशनल की जो सीरीज़ थी उसमें क्लीन स्वीप किया वेस्ट इंडीज़ ने। आईसीसी वुमेंस चैम्पियनशिप का भी ये वनडेज हिस्सा थे और तीनों मैचेस हारने के बाद आई थिंक बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। 7 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी थी उसको तहलील कर दिया गया है और नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसको भी तश्कील किया गया है। इस बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैंने हमेशा हर स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर ये कहा है कि वुमेंस क्रिकेट को जब तक आप एक सेपरेट सब्जेक्ट लेकर नहीं चलेंगे उसमें बेहतरी नहीं आएगी। बहुत ही मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा वुमेंस क्रिकेट जो है वो हमारे लिए, चाहे हम मीडिया फ्रेटर्निटी का हिस्सा हों, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी का हिस्सा हों या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, वो एक आखिरी सब्जेक्ट बनता है। तो जब तक उस आखिरी सब्जेक्ट को एक सेपरेट डोमेन में पहला सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा वहाँ पर हमें बेहतरी नहीं देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ ये खबर है बल्कि खबर ये भी है कि पाकिस्तान की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ जो टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने फौरी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। बड़ा ज़बरदस्त करियर उनका ज़रूर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस जा रही हैं या जिस तरीके से चाहिए था कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो हैं वो उभर कर सामने आए, वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन बिस्मा मारूफ को उनके करियर पे मुबारकबाद, उनके घर वालों को, उनको कोचेस को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो भी लोग बिस्मा के साथ इस पूरी आई थिंक एक लाइन होती है करियर की जिस पर आप चलते हैं उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन सब लोगों को मुबारकबाद। और बिस्मा जो हैं वो एक बड़ी ज़बरदस्त एम्बेसडर भी रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दुनिया के अंदर जो है वो उनको एक एम्बेसडर माना गया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो उनको बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए अब मुस्तकबिल की जानिब अगर देखना है तो बहुत सारे तल्ख फैसले करने पड़ेंगे, तभी जाकर हमें वहाँ पर इंप्रूवमेंट नज़र आ सकती है। इन तमाम चीज़ों को हम तफसील में जो है वो डिस्कस करेंगे। आपसे बहुत सारी बातें और भी हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हैं, उसको भी तफसील में डिस्कस करेंगे। आपके कुछ सवालात हैं उनको भी शो का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊंगा। सबसे पहले हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के कॉमेंटेटर हैं, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, प्रेजेंटर हैं और पाकिस्तान टेलीविजन पर स्पोर्ट्स एक्सपर्टी हैं जनाब के आसिफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, मुख्तलिफ खेलों पर अबूर हासिल है, पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी रहते हैं और बाकी भी मीडिया फ्रेटर्निटी में आप इनको देखते रहते हैं, जनाब रिजवान हैदर। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अहमद। बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। आसिफ, चौथे T20 की जानिब अब नज़रें ज़रूर करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि 4 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं पाकिस्तान टीम के लिए और जैसा कि मैं आपको पता है आपके साथ बार बार यही हम डिस्कस करते हैं कि बाज़ औक़ात आप एक्सपेरिमेंट फेज़ में होते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते और कोई इतना मसला भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप 4 तब्दीलियाँ करें, 5 करें या कोई ना करें, आप किस माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के साथ टीम को लेकर चल रहे हैं? वेल अहमद, मैं स्टार्ट में आपसे डिसएग्री करूंगा क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। हमने तो सारी तगड़ी टीम खिला दी, पूरी की पूरी टीम हमारी खेल रही थी। रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, शादाब खान हो, 1 या 2 तब्दीलियाँ आपने की। उस्मान खान आए, इरफान खान न्याजी आए, अबरार को आपने खिलाया। मेरा ख्याल ये कि जहाँ पर 11 के 11 नए खिलाड़ी खेल रहे हों, 11 के 11 ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हों जिनको पूरी दुनिया में अभी इतनी मकबूलियत हासिल नहीं है न्यूजीलैंड के, और अगर वो आपको चारों शाने चित कर दें हर मैदान में, चाहे वो बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, तो फिर अब आपको सोचना पड़ेगा। तो फिर आपका जो ये सवाल है कि हम तजर्बात कर रहे थे, काश कि हम तजर्बात करते और हमारे भी 8 या 9 नए खिलाड़ी खेल रहे होते, फिर हम हार जाते तो हम शायद इसको बुरा ना मनाते। एक तगड़ी टीम का इस तरह से हार जाना वर्ल्ड कप से पहले आप ही के कॉन्फिडेंस को नीचे गिराएगा। अब कल जो बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आपने वो देखी हो, जिस तरह से उनके ऊपर सवालात हुए, बल्कि आप ये कहिए कि ताबड़तोड़ हमले किए गए सहाफ़ियों की जानिब से, और काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं बाबर आजम के लिए भी, क्योंकि तमाम तर जो प्रेशर होता है वो कप्तान को उठाना होता है, चाहे वो बॉलिंग का हो, बैटिंग का हो। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है नवाज़, जिसमें हमने ये देखा है कि सारे फैसले कप्तान के ऊपर आएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि ये चीज़ क्यों ठीक नहीं हुई। तो मेरा ख्याल ये कि बाबर के ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर ज़रूर डाल दिया है और इस प्रेशर से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगले 2 मुकाबले हम रुथलेसली जीतें और उनको बिल्कुल गिरा दें न्यूजीलैंड की टीम को, फिर हम अपना जो खोया हुआ इत्मीनान है उसको बहाल कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की आसिफ ने ज़रूर की है, लेकिन मेरे ख्याल से हमने कप्तान चेंज किया, फिर वापस चेंज किया, 2 खिलाड़ियों को रिटायरमेंट से वापस लेकर आए,
हेड कोच को अपॉइंट किया गया, लेकिन एक टूर्नामेंट के लिए, मतलब आप एक सीरीज़ के लिए, उससे आगे अभी तक नहीं पता कि वर्ल्ड कप में क्या होगा। तो एक उस फेज़ के अंदर वो जो अनसर्टेनिटी का लफ्ज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इस्तेमाल होता है, वो अभी तक वहीं पर मौजूद है और शायद उसको हम उस तरह से पॉजिटिवली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। रिजवान, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जिस तरह आसिफ ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, और जब भी हम बेंच स्ट्रेंथ को बात करते हैं कि यूटिलाइज़ करना है या कुछ एक्सपेरिमेंट फेज़ तब्दीलियाँ जिनकी हम बात करते हैं, वो उस तरह की नहीं नज़र आती जिस तरह की हमें बाकी टीम, जिस तरह अभी न्यूजीलैंड जो है वो तकरीबन एक फेयरली न्यू साइड लेकर आई है। देखिए अहमद, जो सबसे पहले आपने बात की ना कि 4 तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, तब्दीलियाँ नहीं है, मजबूरियाँ हैं आपकी। आप उस पर कोई अनफिट हो जाए तो उसको प्लेयर चेंज कर देते हैं, कोई किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो चेंज करते हैं। आप यू डोंट गिव अ चांस टू एनीवन। देखिए मैं आसिफ की बात से क्योंकि एग्री कर रहा हूँ इसलिए मैं वही रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आप उस्मान खान की एग्जांपल ले लें। आसिफ को भी उनके ऊपर एतराज़ है, आपको भी एतराज़ है। मैं कहता हूँ यार एतराज़ को छोड़ दें आप उसका ये देखें कि उसने स्ट्राइक रेट किस पे खेलता है। वो जो 4 या PSL में 2 साल में जो उसने स्कोर किया है, सारे के सारे स्कोर उसके 1, 2 और 3 पोजीशन पे, जिस पे वो 159 का स्ट्राइक रेट दे रहा है। जब वो 4, 5 और 6 पे आता है तो उसका स्ट्राइक रेट 104, 105 का हो जाता है। तो फिर या तो उसको खिलाए ना आपने उसके UAE की नेशनैलिटी कैंसिल करवा के इधर लेके आ गए, उसको उधर से भी बैन करा दिया, उसका करियर भी ख़त्म कर दिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि यार उसकी टेक्निक ठीक है या नहीं है, आप उसको ओपन कराएं या 1 डाउन पे लेके आएं एंड गिव हिम अ चांस फॉर द 5 गेम्स और 6 गेम। आप उसको फिर वही 4 पे लेके जा रहे हैं और 1, 2, 3 उधर ही फंसे हुए हैं आप रिजवान और बाबर के ऊपर। आपने वर्ल्ड कप में भी यही करना है, पिछले 2 वर्ल्ड कपों में हम देख चुके हैं। आप या तो सीरियस ना लें इस गेम को और कहें कि जनाब ठीक है, वी आर अ मिड टेबल टीम, हमने 5वीं 6वीं पोजीशन के लिए कम्पीट करना है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए हमें। लेकिन अगर आप ये एम करना चाहते हैं कि जी हमने जीतना है वर्ल्ड कप, तो फिर आपको टॉस जीत के बहादुरी दिखानी पड़ेगी, आपको टॉस जीत के बैटिंग करना पड़ेगी। आप हर दफ़ा चेज पे नहीं जा सकते क्योंकि दूसरी टीमों ने भी टॉस जीते हैं। जो सेकंड मैच में आप टॉस जीत के आपने उनको बैटिंग कराई और चेज किया, तो न्यूजीलैंड ने आपको तीसरे मैच में दिखा दिया कि भाईजान आपकी कमज़ोरी क्या है। यू गेव अ टारगेट विच वॉज वेल बिलो द पार और एक सेकंड रेट। टेक्निकली देखिए बहुत अच्छा खेला न्यूजीलैंड सारा कुछ, लेकिन आपकी बेस्ट टीम थी, उनकी एक कमज़ोर टीम खेल रही थी। सो इट बिकेम वेरी एम्बैरेसिंग। आई डोंट माइंड लूजिंग, मैं तो कहता हूँ सारे मैच हार जाए जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हारती है। बायलैटरल सीरीज़ की भी आपने जो एग्जाम्पल दी ना कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में नहीं है T20 में, वर्ल्ड कप आएगा तो वो फेवरेट होंगे। हम नंबर 1 पे जाते हैं जब बायलैटरल सीरीज खेल के और उसके बाद वर्ल्ड कप आ जाए तो बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन रिजवान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करिए कि हम ये नंबर 3 नंबर 4 की बात कर लें, जिस तरह आपने उस्मान का एक एलिमेंट हमें दिया है। मैंने पहले भी इस शो पर भी और एक और भी जो हमारा प्लेटफॉर्म वहाँ पर बात की थी कि बहुत अरसे से हमने मोहम्मद रिजवान को एटलीस्ट रेस्ट करते हुए नहीं देखा। ये अभी इंजरी का शिकार हो गए तो टीम से बाहर हो गए हैं, तभी शायद अब नंबर 3 पर आपके पास आज जगह बनेगी कि आप उस पर कोई तब्दीली खिला सकें। इसके साथ साथ एक और जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अगर हम शादाब खान की कुछ इनिंग्स को स्टडी करें, अगर उनका मॉडल देखें तो आई थिंक हमारे जो मेन बैटर्स हैं उनसे काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते आए हैं। पिछले भी मैच में अगर वो 20 गेंदों पर 40 ना करते तो शायद पाकिस्तान 150 रन भी ना कर पाता। अब जब आपके पास एक ऐसा यूटिलिटी प्लेयर मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन एक इतना स्टिफ है कि आप उनको कहीं पे फ्लक्चुएट नहीं करते, कहीं पे ऊपर खिलाना नहीं चाहते, आप अपनी ओपनिंग कॉम्बिनेशंस नहीं चेंज करना चाहते, तो फिर इसका हल हम कैसे निकालेंगे? देखिए आपने बड़ी बिल्कुल नॉर्मल बात कर दी है और बड़े आसान अल्फाज में कह दिया कि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे उस वक्त तक आपकी टीम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकती। फॉर मी बाबर आजम एंड रिजवान इज़ द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। देर वंडरफुल प्लेयर्स, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि यार ये अच्छा नहीं खेलते, देर वंडरफुल प्लेयर्स। लेकिन जब बात आती है T20 के अंदर 220 स्कोर करने की, तो ये 200 मैचों में से 3 मैच तो आपको जिता देंगे। लेकिन जब आप रेगुलर मैच खेल रहे हैं और हर दूसरे मैच में 150, 140, 160 पे आउट हो जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर टीम। आपके बॉलर्स हर दफ़ा नहीं कंटेन कर सकते। बैटिंग विकेट्स होती हैं, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कम्पीट करना। देखिए बिल्कुल, हम आसिफ आपके पास वापस आते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के दौरान भी एक ऑफ द कैमरा बहुत अच्छी डिस्कशन चलती रहती है। किसी दिन आपको वो भी बताएंगे, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर हों एमएल, चाहे हम
हमारे गेस्ट हों। ड्यूरिंग द ब्रेक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चलती है और फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको एक प्रेजेंटेबल वे में कैमरे पर कैसे लेकर आए। लेकिन क्योंकि आप देखें पर्टिकुलर जो बात नंबर 3-4 की होती रहेगी, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारे आई थिंक मीडिया फ्रेटर्निटी में भी चल रहा है, वो उस्मान खान का केस है। आसिफ, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें मॉडल जो है, मैं थोड़ा सा ज़रा ऐड करना चाहूँगा कि जो पॉलिसी है या जो मॉडल है वो बहुत ही ट्रिकी है, जिसमें एक फास्ट ट्रैक बेसिस हमें नजर आती है। देखिए अहमद, मैं अपनी बात का आगाज़ एक लेजेंडरी प्लेयर ब्रायन लारा की बात से करूंगा। वो ये कहते हैं कि क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मुझसे कैच ड्रॉप हो गया, पिच अच्छी नहीं थी। अब जब आप ग्राउंड में उतरे तो फिर आपने 100% देना है, और अगर आप 100% नहीं दे सके तो जिम्मेदार आप हैं। तो उस्मान से सबसे पहले तो बहुत ही हमदर्दी है। उस्मान अपनी मर्जी से यूएई खेलने गए और अपनी मर्जी से उन्होंने यूएई का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके पाकिस्तान टीम का उन्होंने उसको चूज़ किया। और जाहिर है कि हर पाकिस्तानी नौजवान का ये ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे। तो और जब उनको नंबर 4 पे खिलाया जाए, नंबर 5 पे खिलाया जाए, तो फिर मैं यहाँ पर आपको कुछ मिसालें दूंगा। एडम गिलक्रिस्ट वनडे में ओपनिंग बैटर, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 5 और नंबर 6 पे बैटिंग। दुनिया के अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ओपनिंग बैटिंग के लिए भी आ रहे हैं, नंबर 3 पे भी आ रहे हैं, नंबर 4 पर भी आ रहे हैं। अब्दुल रज़ाक की मिसाल लीजिए, ओपनिंग करने के लिए भी आए, नंबर 3 पर भी आए, नंबर 6, नंबर 7। आपको जहां मौका मिलेगा आपने परफॉर्म करना है। ये क्रिकेट है, ये आपको एक दिन हंसाएगी, एक दिन रुलाएगी, और रुलाने के दिन ज्यादा होते हैं क्योंकि आपका एहतसाब हो रहा होता है, लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। तो उस्मान अगर नंबर 4 पर भी आए हैं और 10 ओवर्स रहते हैं, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि क्यों नहीं वो 30-40 नॉट आउट करके जा रहे हैं। वो 20 गेंदें खेलें, 40 रन करें, 42 रन करें, उनका मुकाबला तगड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ओपनर नहीं आऊंगा, अगर मैं नंबर 3 पर नहीं आऊंगा तो फिर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। फिर ये आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब जिस तरह आप निशानदेही करें, क्योंकि आपका बहुत सारा वक्त कुछ प्लेयर से भी बात करते हुए गुजरता है, हमारी जो जिसको हम यंगर लॉट कहते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक के खिलाड़ी इस वक्त जो हैं वो, क्योंकि वनडे कप शुरू हो रहा है, वनडे कप में हिस्सा लेंगे या नेशनल T20 कप में हिस्सा लेते हैं या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हिस्सा होते हैं, या कुछ ऐसे यूथ लेवल क्रिकेट 16 अंडर 19 के प्लेयर्स जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम के लिए खेलना चाहते हैं, क्या वो ये सोच लें कि 4-5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाने से बेहतर है कि मैं एक सीज़न किसी और मुल्क में जाकर खेल कर, ख़ुसूसी तौर पर यूएई, क्योंकि ज़रा फीजिबल बनता है, लड़के काफ़ी वहाँ पर अब जाते हैं, वहाँ पर खेल के तो मैं PSL खेलूं और पाकिस्तान टीम में हिस्सा बनाऊं? क्या ये माइंडसेट अब चेंज होने लगा? देखिए अहमद, आपने खुद भी क्लब क्रिकेट खेली है, आप अंडर 19 की ट्रायल्स देने भी गए होंगे, अंडर 16 के भी गए होंगे, स्कूल क्रिकेट भी आपने खेली होगी। उस वक्त अंडर 19 क्रिकेट में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता था, और अब पाकिस्तान क्रिकेट में जगह बनाना बहुत आसान हो गया है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और क्वालिटी आपको मिल नहीं रही। इसकी मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान टीम जिस तरह से परफॉर्म करती है। तो अब सवाल, मैं जो दुनिया की मिसालें दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने क्रिकेट के ऊपर राज किया है और वो अब तक राज कर रहे हैं, हमें उन्हीं से सीखना पड़ेगा। अब आपके सवाल की तरफ आ जाएं। देखिए, ये सवाल वहाब रियाज से भी हुआ कि उस्मान खान ने डोमेस्टिक में क्या परफॉर्म किया कि आप उनको पाकिस्तान टीम के लिए खिलाने के लिए लगे। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि आपकी सिलेक्शन का जो स्टैंडर्ड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, जहाँ पर 4 दिन की क्रिकेट होती है, एक प्लेयर का टेम्परामेंट पता चलता है, एक प्लेयर की क्लास पता चलती है, एक प्लेयर की टेक्निक पता चलती है, उसकी फिटनेस पता चलती है। 20 ओवर की गेम में जब आप उसको खिलाते हैं, जहाँ पर बाउंड्री 60 यार्ड्स होती है और उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता, वो 2 छक्के मारता है। इसकी मिसाल आसिफ अली को लीजिए, कराची में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 2 छक्के लगाए, मैच जीता और वो पाकिस्तान टीम में आ गए। अब वो कहाँ पर हैं? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं थे, उनके पास एक महदूद मुद्दत की कुछ शॉट्स थी, महदूद सिलेक्शन थी, उसको खेलकर वो पाकिस्तान टीम में आए। तो मेरा ख्याल है कि इसका अब करना क्या है, ये तमाम तो मसाइल हैं। मैं बार बार इस चीज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी मैनेजमेंट है उनसे मेरी गुजारिश ये है कि जो माजी में गलतियां हुई हैं उसको ना दोहराएं। बार बार हम वही गलतियां कर रहे हैं। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए रिजवान भाई, आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जहां पर वहाब रियाज ने ये उस्मान खान को खिलाया, न्याजी को हम कैसे खिला गए, इरफान न्याजी को, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें। आजम खान क्यों खेल जाते हैं, आजम खान ने कितने डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस खेले कि उनको पाकिस्तान टीम में जगह मिली, हसीबुल्ला क्यों नहीं खेल पाते। देखिए, अब सारी दौड़ है सोशल मीडिया पे। अगर मैं आज से अहमद के लिए कैंपेन स्टार्ट कर दूं कि अहमद बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे हम आ जाएं और हम ये ना देखें कि ग्राउंड में कौन क्या कर रहा है। मुझे आप एक वजह बताइए, रिजवान एक वजह बताइए कि हसीब टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे। क्या उनकी टेक्निक ठीक नहीं है?
डोमेस्टिक में उनकी आप अगर एवरेज की बात करें 43 रन उसकी एवरेज है, जबरदस्त विकेट कीपर है, सारी शॉट्स उसके पास हैं, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए वो पाकिस्तान टीम में नहीं है। बिल्कुल। जी रिजवान साहब, आप क्यों गुस्सा कर रहे थे? नहीं, मैं तो गुस्सा करता रहता हूँ, इसमें ऐसा कोई बात ही नहीं है। मेरा देखिए पॉइंट ये है कि जो हम एवरेजों की बात करते हैं ना, आप उस्मान को लेके तो आगे के जी ये 4 पे भी परफॉर्म करे, जब पहला मैच खेल रहे हैं या दूसरा मैच खेल रहे हैं। बाबर पे जब हम आते हैं और रिजवान पे आते हैं तो हम कहते हैं जी शायद इस्लाम में फर्क है। में कोई नहीं, अब मुझे भी आप बात कंप्लीट करने देना। Why can't बाबर बैट एट 4 और 5 और 6? Why can't रिजवान बी फ्लेक्सिबल? दुनिया के सबसे वो दो बल्लेबाज रिजवान और बाबर जो परफॉर्म करके दे रहे हैं, आपको जितवा रहे हैं, आप उनको हटाना चाहते हैं, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे रिजवान, आप उनको खिलाना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? भाईजान, आप उनकी जरा स्ट्राइक रेट्स पे आ जाए। आप जो T20 की है ना रैंकिंग्स, वो सिर्फ डिपेंड कर रही हैं एवरेजेस के ऊपर। ये आते हैं 70-70 करते हैं, 60 बॉलों में करते हैं, टीम 150-160 पे हो जाती है, जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। आप यू नीड बैट्समैन यार, जो पहले हम बात कर रहे थे कि आप 220-230 वाली टीमें कैसे बना सकते हैं जब आप 6 ओवरों में 75, 6 ओवरों में 80 करेंगे। अगर 6 ओवरों में 45 ही करना है ना, तो फिर आप बाबर रिजवान से लगे रहें, 175 करते रहें और मैच जीते रहें, और बीच में हारते भी रहें, और पाकिस्तान की टीम विल कीप स्ट्रगलिंग। लेकिन रिजवान एक ऐसा मौका भी, आई थिंक आसिफ भी एग्री करेंगे, कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि रिजवान बाबर के खेलते हुए पाकिस्तान 10 ओवर्स में 80-90 रन तक गई है, लेकिन जो ही ये आउट हुए हैं उसके बाद आने वाले प्लेयर्स जिनको हमने पावर हिटिंग के लिए टीम में रखा था, वो कुछ नहीं कर पाए। देखिए आपका इनसार बहुत ज्यादा रहा बाबर रिजवान पे, लेकिन अगर पिछले 3 साल में आप देखें ना, तो कौन से प्लेयर गए टीम से बाहर और जिनकी जगह रिप्लेसमेंट्स आई? कोई भी एवरेज भी खेला है ना, तो वो टीम से बाहर नहीं गया। जिस तरह इफ्तिखार की आप एग्जांपल ले लें, जो बहुत ही कमजोर खेले हैं, यानी कि पिछले वर्ल्ड कप में T20 के आपके पास हैदर अली था, वो चला गया, उसकी आप परफॉर्मेंस देख लें, वो 50 भी नहीं उससे हुआ। शान मसूद था, बिल्कुल कमजोर, आसिफ अली रहे, किसी ने भी इतना भी स्कोर नहीं किया कि कंसिस्टेंटली 25-25 कर ले 12 बॉलों में, 14 बॉलों में, वो भी नहीं उनसे हुआ। कसूर बाबर और रिजवान पे कैसे है भाई? क्योंकि बाबर और रिजवान, इसका कसूर तो बाबर रिजवान पे नहीं हो सकता। मैं बाबर और रिजवान को कहता हूं कि बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट आई नीड वन ऑफ देम टू बी अ बिट मोर फ्लेक्सिबल। आपके साथ लेट सपोज कि अगर रिजवान ओपन कर रहा है तो साथ आप हार्ड हिटर्स लेके आए, फखर को ओपन कराएं, फखर जैसे को आपने ओपन नहीं दिया। नहीं यार, आप पूरी तरह मौका तो देना। अहमद एक छोटी सी अर्ज करो, रिजवान भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं रिस्पेक्ट ना करें, वैसे बताएं, खुल के बताएं। नहीं रिजवान भाई देखें, कल सौरव गंगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं जो आने वाला वर्ल्ड कप है इसमें 2 प्लेयर्स को ओपनर देखना चाहता हूं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। दोनों के पास ये कैपेसिटी है कि वो 20 ओवर्स में 250 रन कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की जो टीम्स हैं वो उस पेयर को खराब नहीं करते जो परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे खराबी है आप उसको ठीक करने के लिए जाते हैं। आसिफ, मैं आप दोनों, मतलब मेरी एक खुसूसी रिक्वेस्ट आप दोनों से अगर मैं कर सकूं कि हम लेट सपोज इस पहले सिनारियो को हम छोड़ देते हैं, हम ओपनिंग की बात नहीं करते, नंबर 3 को भी आप छोड़ दें। मेरा आसिफ आपसे भी वही सवाल है जो मैंने रिजवान से किया कि क्या वजह है कि हम शादाब जैसे एक प्लेयर को यूटिलिटी प्लेयर के कॉन्सेप्ट के तहत ऊपर नहीं खिलाते? क्या वजह आपको नजर? अब देखिए, इसमें तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि टीम में सब अच्छा नहीं चल रहा। ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाबर की, उससे भी मुझे ये फीलिंग्स आई हैं। आई विश कि मैं गलत हूँ, क्योंकि जो लास्ट मैच हम हारे हैं उसमें 3 डिफरेंट और मुतजाद किस्म की राय सामने आई। बाबर कुछ कह रहे थे, शादाब कुछ कह रहे थे। 3 स्टेटमेंट जैसा आपने पहले भी जिक्र किया। तो शादाब की जो स्टेटमेंट है उस पर मेरा नहीं ख्याल कि उनको देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे पूछेगा कि उन्होंने क्यों दी, कि इस वक्त हमें इम्पैक्ट इनिंग्स की ज़रूरत होती है, ना कि हम हर मैच में रन्स करते रहें, जो रिजवान साहब भी बात करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादाब हमारे पास आए थे एज लेग स्पिनर, और पाकिस्तान को एक अच्छे लेग स्पिनर की ताहाल ज़रूरत है। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आए, हमने उसामा को ट्राई किया, हम अबरार को लेके आए, मुझे नहीं पता कि हम आरिफ को क्यों नहीं लेकर आए। आरिफ याकूब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद। नहीं, मेरा सवाल तो आज तक ये है कि अबरार को आप किस कॉन्सेप्ट के तहत T20? बिल्कुल बिल्कुल आप तो मेरा ख्याल ये है कि शादाब अगर नंबर 3 पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हमें पाकिस्तान को देखना है, ना बाबर को देखना है, ना रिजवान को, ना लाहौर, ना कराची। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बात है, ये बहुत जरूरी बात करें जी। स्टेटमेंट्स जो दी है ना आपने, 3 मुख्तलिफ, उसमें मैं तो एग्री वैसे शादाब अली से करूंगा, हालांकि मुझे पसंद हो या ना हो, कि यार आपको एक्चुअली चाहिए ही इंपैक्ट वाली इनिंग्स है, और वो हमें बाबर और रिजवान से नहीं मिलती जनरली। लेकिन ज्यादा मैचेस उन्होंने जितवाए हैं, लेकिन उनको एक विंडो चाहिए 180 के अंदर आउट कर दें,
उसके बाद वो आ जाए। लेकिन रिजवान आप अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेयर, ऑल्दो आई थिंक के एग्जांपल्स जो हैं वो हर जगह सेम नहीं होती, स्टीव स्मिथ की मिसाल ले लेते हैं। एज ए लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलियन टीम में आए थे, बड़े यंग एक लेग स्पिनर थे, माइकल क्लार्क के अंडर खेलते रहे। अब जो ही उनमें कुछ बैटिंग कॉन्फिडेंस नजर आया तो उनको कंप्लीट बैटर की तरफ कन्वर्ट किया गया। मैं ये नहीं कहता कि शादाब को आप उस तरफ कन्वर्जन में लेकर जाएं, लेकिन मैं हाल ही इसकी में आपको एक पाकिस्तानी एग्जांपल देता हूँ, शोएब मलिक जो कि एक ऑफ स्पिनर के तौर पे आए और एक मीडियोकर किस्म के एवरेज बैट्समैन बने, सुपरस्टार नहीं बने। स्टीव स्मिथ ने आके 60 की बैटिंग एवरेज दी है टेस्ट मैच में। इट्स नॉट वो जावेद मियांदाद से ऊपर उसकी बैटिंग एवरेज है, यूनुस खान से ऊपर उसकी बैटिंग एवरेज है, एलन बॉर्डर से उसके ऊपर बैटिंग एवरेज है। इट्स नॉट अ जोक कि यार आप आके 60 की बैटिंग एवरेज से कर ले। उसने ठीक है अपनी बॉलिंग छोड़ दी, लेकिन वो टीम में स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेला है। शादाब ने का भी अगर बैटिंग वाली साइड पे आता है तो ही नीड्स टू प्ले रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली एट दैट स्लॉट, क्योंकि एज अ स्पिनर वो नहीं चल रहा। मेरे ख्याल से ये तमाम गुफ्तगू जो है वो बड़ी इंपैक्टफुल रहती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मैं, रिजवान, आसिफ, आप भी जितने लोग हों, हम यही देखना चाहते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन वो जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर है। एक छोटी सी अगर मैं अर्ज करूं, देखिए इसमें बाबर को अपनी गलतियों का एहसास करना होगा। स्किपर हैं, माजी में वो एक प्लेयर को कहते रहे कि ये मेरा मैच विनर है। आज वो मैच विनर 11 टीम में नहीं है, 14 की टीम में भी नहीं है। मैं नवाज की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो टीम मैचेस जितवाती हैं उसमें 7 से 8 प्लेयर्स वो होते हैं कि जो मैच विनिंग होते हैं। अगर एक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, दूसरा करेगा। लेकिन आप पूरे नाम की निशानदेही करें, क्योंकि बाबर का मैच विनर नवाज, हाँ वो शायद ना हो, लेकिन आपका मैच विनर मैं मैच विनर आप प्रोग्राम विनर हैं, मैच विनर नहीं है। नहीं, मैं खैर ये क्रिकेट के मैदान की को हम गुफ्तगू कभी फिर आपसे करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मेंस क्रिकेट टीम आज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला, उसमें जो भी आप तब्दीलियां देखते हैं, आप देखें, मेरा सवाल फिर आप तमाम लोगों से भी ये रहेगा, आप अपनी राय का भी आगाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर कीजिएगा कि लेट सपोज अगर उस्मान ये 12 मैचेस खेलते भी और परफॉर्म करते, वर्ल्ड कप के प्लान्स में आपके फिर भी फ़खर जमान उस नंबर पर आते हैं, तो ये फिर तब्दीली आपने किस तरह हैंडल करनी है। लेकिन डेफिनेटली हमारी उम्मीद है कि ये आखिरी 2 T20s में बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। इसके बाद आपने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20s खेलने हैं, तो हमारी सिर्फ यही उम्मीद रहती है कि वर्ल्ड कप के बिल्कुल एन करीब जाकर टीम कॉम्बिनेशन ना बने, थोड़ा पहले से ही हर प्लेयर को पता हो कि मेरा टीम में ये नंबर है, मैं और मेरा रोल क्या है टीम में, जिसको हम रोल डिफाइनिंग की बात करते हैं। लेकिन अब वुमेन्स क्रिकेट की तरफ भी फोकस लेकर आना है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है। तीनों के तीनों वनडे इंटरनेशनल जो है वो हार गई हमारी ख़वातीन की जो क्रिकेट टीम है। इसके साथ साथ सिलेक्शन कमेटी को भी तहलील कर दिया गया। नई सिलेक्शन कमेटी जो है उसको भी तश्कील दिया गया है, जिसमें मोहतसिम रशीद जो हैं अबूरी हेड कोच, वो इसका हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो कप्तान है निदा डार, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो अब्दुल रज़ाक, असद शफीक इस सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहेंगे। और अगर आप ओवरऑल बात करें, बिस्मा मारूफ ने जिस तरह हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, इसके अलावा मरीना इकबाल जो हैं वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। एक नई सिलेक्शन कमेटी तो तश्कील दे दी गई है। इसके अलावा अगर आप उसी सिलेक्शन कमेटी को भी आगे कैरी ऑन कराते, मेरे ख्याल से फिर भी रिजल्ट्स नहीं बदलने वाले थे। आसिफ, आप वुमेन्स क्रिकेट टीम के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वुमेन क्रिकेट टीम ने जिस तरह से भी परफॉर्म किया, यकीनी तौर पर इसके ऊपर कई सवालिया निशान उठे हैं। और वहाँ पर भी ये मसाइल चल रहे हैं कि कप्तानी चेंज हुई, बिस्मा मारूफ कप्तान थी, उनको हटाया गया, निदा डार को कप्तान बनाया गया। निदा डार जब तक कप्तान नहीं थी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ऑलराउंड परफॉर्म कर रही थी। इस सीरीज़ में हमें उनकी वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली जो कि इससे पहले हमें नज़र आती है। 3 प्लेयर्स ऐसे थे जिनसे, जो आपके मेन प्लेयर थे जिनको परफॉर्म करना था, सिद्रा अमीन, निदा डार, आलिया रियाज एंड ऑफ कोर्स फातिमा सना टू सम हाउ, क्योंकि वो एक इमर्जिंग प्लेयर हैं और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया विद द बॉल, विद द बैट। तो उनकी जब अगर आप मवाजना करते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम से, तो उनकी जो बैटर हैं, उनकी जो कैप्टन है मैथ्यूज़, फिर उनके साथ कैम्बल, फिर आप नीचे आएँ तो उनकी 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया। लेकिन वंस अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, स्किपर ने 2 सेंचुरी स्कोर की, 2 मैचेस तो उन्होंने अकेले ही जितवा दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके कप्तान का कैरेक्टर होता है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि बाबर आजम हो या कोई भी कप्तान हो, या विमेन की आप बात करें जिस तरह निदा डार हैं, अब उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सवालात उनसे होंगे कि उन्होंने सही वक्त में सही बॉलर को क्यों यूज़ नहीं किया, फील्डिंग प्लेसमेंट क्या थी। अगर मैथ्यूज़ जो हैं वो बहुत आसानी से सिंगल्स ले रही थी तो उनके ऊपर प्रेशर और दबाव क्यों नहीं डाला गया, बॉलिंग चेंजिंग कैसे की गई, बॉलर को यूज़ क्यों नहीं किया गया, उसको बताया क्यों नहीं गया कि ये इसकी गलती है, यहाँ पर इसको आउट किया जा सकता है। तो बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। ये 3 शिकस्त जो हमें हुई हैं, इससे वंस अगेन ये ना हो कि अगर हम मुस्तकबिल, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो जो बात मैं कर रहा हूँ, अगर हम मज़ीद
कुछ मैचेस हार गए तो फिर हमें क्वालिफाइंग ग्राउंड खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए भी, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो विमेन क्रिकेट टीम है ये पहले से बेहतर हुई थी, लेकिन इस तरह से अपने घर में 3-0 से ये शिकस्त होना मेरा ख्याल है ये शर्मनाक है। रिजवान, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मेंस क्रिकेट टीम के साथ साथ वुमेन्स क्रिकेट को भी ये टैग लगा दिया गया कि T20 फॉर्मेट में ये ज़्यादा बेहतर खेलती हैं, 20 ओवर से ज़्यादा की जब बात आती है तो टेक्निकली बहुत सारे मसाइल हैं, उस तरह की एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन आई थिंक इसके अलावा भी अगर हम एक्सप्लोर करके देखें, स्ट्रक्चर वाइज भी देखें, तो बहुत ही मायूस कुन सा सेटअप नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी वाली बात को सेकंड कर दूं कि सिलेक्शन कमेटी चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपका जो ये वाली बात है ना कि बहुत सारे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, और सबसे बड़ा ये है कि आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ कितनी दफ़ा खिला सकते हैं, आपके पास यू डोंट हैव प्रॉपर, इनके कोई टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे जिससे आप जज कर सकें कि फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर ये किस तरह हैं, किस खातून के अंदर एबिलिटी है टू परफॉर्म एट लंबी इनिंग खेलने की, किस में लंबी बॉलिंग कराने की है, कुछ स्पिनर की क्वालिटी की। आप लिटरली 3-4 स्पिनर्स के साथ, मतलब मैं तो इनको स्पिनर भी बहुत सारी नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये वो खवातीन है जो आहिस्ता बॉल करा लेती हैं। सो इस किस्म की एबिलिटी के साथ आप कुछ मैचेस तो कभी कभार जीत जाते हैं बिकॉज इंडिविजुअली किसी की इनिंग अच्छी लगती है। स्पिनर होता है स्लो बॉलर ही है। नहीं, मतलब स्लो बॉलर मींस हु इज नॉट स्पिनिंग द बॉल, मैच विनर भी जैसे मैंने आपको तुबा इज अ वेरी गुड स्पिनर। नहीं, तुबा बिल्कुल, मैं अगर एक की बात नहीं कर रहा, मैं तो एज अ टीम की बात कर रहा हूँ कि यू डोंट हैव अ पूल ऑफ प्लेयर्स और आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसके ऊपर आप जज कर सकें। आपको याद है कुछ साल पहले हमने बात की थी जिन्होंने कहा था कि 7 मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर आपने इनको वो फैसिलिटीज दी हैं। हैव दे बीन डूइंग इट, हैव दे बीन यूजिंग इट? उसके साथ आपने कोई प्लेयर्स डेवलप भी किए, कोई आपके पास आई भी या नहीं आई, ये प्रॉब्लम है आपकी। लेकिन रिजवान देखें, ये एक रेटरिक करना कि साल में 1 या 2 टूर्नामेंट्स करा लिए एग्जैक्टली, और फिर और आप ये अलमिया देखें कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप वनडे सीरीज खेल रहे हैं और इस सीरीज से हट के आपकी चैंपियनशिप होगी जो डोमेस्टिक वनडे चैंपियनशिप है, जिसको इस सीरीज से पहले होना चाहिए था तैयारी के लिए। तो ये माइंडसेट भी एक तो अच्छा, मैं एक वैसे ऑन अ लाइटर नोट बात कर दूं कि जनरली ना हम गोरा देख के डर जाते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम के अगर खवातीन के नाम देखें ना तो वो शमीम टाइप नाम है उनके, शमीन है तो शमीम समझ लें, रशीदा है, राशिदा जो है, तो वो देसी टाइप के नाम थे। अगर उनको उस हिसाब से खेलती ना तो शायद बेहतर खेल लेती। देखिए रिजवान, बिल्कुल आप क्योंकि लाइटर नोट पे बात करें, मैं ऑन द सीरीज नोट, अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम से मवाजना करना चाहेंगे तो आपको मैथ्यूज की इनिंग्स देखनी होगी, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। अब आगाज में अगर आपकी टीम ने 1-2 विकेट्स हासिल की तो उन्होंने एक एंड संभाले रखा। और ये जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि जो वनडे क्रिकेट है इसमें 1 रन लेना एक आर्ट है, और अगर आप 1 रन नहीं ले सकते, जिसको माइकल बेवन ने कहा था कि अगर आप सिंगल नहीं कर सकते तो आप बैटर नहीं है, मैं आपको बैटर मानता नहीं। रोटेशन की बात, लेकिन आसिफ अगर मैं एक और इसमें लास्ट चीज जो मैं नंबर्स मैं चाहूंगा आप नंबर्स भी हमारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये आप जरूर निशानदेही करें कि अब हेली मैथ्यूज जो हैं, अगर आप खाली उनकी बात करें और कैम्बल की बात कर लें, तो ये दोनों खवातीन मजमूई तौर पर जब आप कंबाइन इनको करते हैं तो 194 वनडे इंटरनेशनल ये दोनों खेल चुकी हैं, और 194 वनडेज इनके दोनों के मिलाकर कोई ऐसे नहीं है जिसमें आप कहें कि 50 वनडे में इन्होंने कुछ नहीं किया। वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें नजर आई। देखिए अहमद, मैं वंस अगेन वही आर्गुमेंट दूंगा कि जब आपको पाकिस्तान टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, इट मीन्स एक बहुत बड़े फख्र की बात है। अब आपने नेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो नेशन को रिप्रेजेंट करने में इफ एंड बट्स खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, जब आप अच्छा खेलें तो आप कहें वेरी वेल डन, और आप अच्छा ना खेलें तो आप पे कोई बात भी ना करे। अब आप पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुई हैं, आपको अच्छा करके दिखाना है। ये नहीं देखना कि आपका जो ओपोनेंट है उसके 100 मैच हैं। जब शाहिद आफरीदी ने 16 साल की उम्र में आके 17 साल की उम्र में आके तेज तरी सेंचुरी की थी, तो क्या उन्होंने अपोनेंट्स को देखा था कि मेरे खिलाफ सरद जयसूरिया हैं, चमिंदा वास हैं? ऐसा नहीं होता। आपको आके खेलना होता है, परफॉर्म करना होता है। हमारी टीम के अंदर भी काफ़ी तजुर्बा मौजूद है। निदा डार हैं, आलिया रियाज हैं, सिद्रा। मैं सिद्रा अमीन को, मैं क्योंकि खुद उस मैच में मैंने कमेंट्री की दुबई में जहां सिद्रा ने सेंचुरी स्कोर की थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और पाकिस्तान वो सीरीज़ भी जीता था, तो मुझे उनकी इनिंग्स की सबसे अच्छी बात ही ये लगी थी कि वो टेक्निकली बहुत अच्छी हैं। लेकिन इस सीरीज़ में उनकी टेक्निक मुझे बहुत अजीब लगी जब वो क्रॉस खेल रही थी। तो मेरा ख्याल है क्या ये T20 का उनके ऊपर दबाव था या वो अच्छा, मेजॉरिटी डिसमिसल्स पाकिस्तान टीम की इन तीनों वनडेज में यही एक खराबी रही है, आई थिंक ये। और मेरे ख्याल से सबसे मायूस कुन बात ये है
कि शॉट सिलेक्शन या इंटेंट की जो बात हम मेंस क्रिकेट में कर रहे थे, आई थिंक वही यहाँ पर आकर दोबारा से प्रॉब्लमेटिक बन रही है। बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते रहे, लेकिन थोड़ी सी कप्तानी भी मुझे शेकी नजर आई एक पॉइंट पर, जब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉलर्स की रही, उनको पूरा जो कोटा ऑफ ओवर्स होता है वो नहीं करवाया गया। तो ये आई थिंक थोड़ी सी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में भी बात रहती है। लेकिन रिजवान, जो आप पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करें, आई थिंक ये ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल क्रिकेट में निशानदेही कर सकते हैं, अभी जिस तरह लड़कों के लिए स्कूल क्रिकेट एक रमज़ान कप कराया गया है, आई होप के लड़कियों वाली साइड पर भी इसमें इनिशिएटिव लिया जाएगा। लेकिन जो एक तो होते नहीं है, लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता भी है तो ना तो उस तरफ कोई आप नजरें लेकर जाते हैं, ना उसमें कमेंट्री हो रही होती है, जिन ग्राउंड्स में या जिन बाउंड्रीज पे उनको खिलाया जा रहा है वो भी बड़ी डिप्लोरेबल कंडीशंस है। तो इस अगर हम सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि आप एक सेपरेट मैनेजमेंट बना दें, उसके लिए फिर क्या जरूरी है? नहीं, सेपरेट मैनेजमेंट के साथ साथ आप देखें, जो फैसिलिटीज आपने लड़कों को देनी है वो खवातीन को आपको देनी पड़ेंगी, और आपको यू नीड टू मेक श्योर दैट दे हैव द सेम फैसिलिटीज। जिसके बाद, और ये टूर्नामेंट जो आपकी वाली बात है ना, 1 और 2 टूर्नामेंट, यार टूर्नामेंट्स हैव टू बी कंसिस्टेंटली, यार अप्रैल में हर साल ये वाला टूर्नामेंट होता है, अक्टूबर से जनवरी ये एक सीरीज़ है जो कि 4 महीने की है, इसमें ये 6 टीमें खेलती हैं, और वो रेलीगेशन, और जब तक आप नहीं लाएंगे ना कि ये 2 टीमें अगले साल रेलीगेट हो जाएंगी, जो बॉटम 2 है निचली वाली जोन से एक लेवल ऊपर आ जाएंगी, तब तक आपका ये प्रोग्राम इसी तरह रहेगा कि यार प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे आपको। यू कैन कीप, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी ज़्यादा है कि रेगुलरली आपको खेलते तो रहते हैं, प्लेयर्स भी मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी ग्रूमिंग उस तरह नहीं हो रही कि वो जाके इंटरनेशनल स्टेज पे रेगुलरली परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल आसिफ, आप इस पे जरूर निशानदेही कीजिएगा, लेकिन मैं एक और आपसे अपने तौर पर एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम अभी टेस्ट नहीं खेल रही, मुख्तलिफ टीमें दुनिया में खेल रही हैं टेस्ट क्रिकेट वुमेन्स की बात। अच्छा, वेस्ट इंडीज की भी नहीं खेल रही? जी नहीं खेल रही, लेकिन मैं कुछ और निशानदेही मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर तो आपको टेक्निकल लॉन्गर फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका अपना एक पूल आइडेंटिफाइड फिर भी थोड़ा सा बेहतर है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स ना हो। क्या आप इस तरफ नहीं सोच सकते कि आप एक 2 डे या 3 डे डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है उसका आगाज कर दें? मेरी और आपकी जहनी हम आहंगी बहुत ज़बरदस्त है, एक जैसी है। मैं यही बात करने लगा था कि हम अपनी ख़वातीन को, जैसे हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है मर्द हजरात के लिए, ख़वातीन के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी 2 दिन का या 3 दिन का एक मैच, एक टूर्नामेंट जो है वो करवाएं, जिस तरह अभी हम वनडे करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये कि, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, अब ये करेगा कौन, ये सारी चीज़ें आ गई। तो और हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह से देखिए मोहसिन नकवी साहब ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जो भी रमज़ान क्रिकेट हुई, मैं खुद उसमें कमेंट्री कर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब हम स्कूल और कॉलेज क्रिकेट खेलते थे शायद अब कोई भी देखने वाला नहीं होता था, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, और इसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप अंडर 16, अंडर 19 की एकेडमीज़ में लेकर जाकर उनकी तकनीकी महारत पर काम करके आप आगे जा सकते हैं, उनको आगे ला सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये कि ख़वातीन की क्रिकेट को अगर आपने आगे लेकर जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी स्कूल की क्रिकेट, उनकी कॉलेज की क्रिकेट, इसके ऊपर काम करें। और इसके साथ साथ ये जो आपने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है बेहतरीन होगा कि हम उनकी 2 दिन और 3 दिन की क्रिकेट की तरफ जाएं। बिल्कुल, और आई थिंक बात उसी चीज़ की निशानदेही फिर करती है, जिस तरह सना मीर ने भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स 360 के प्रोग्राम्स में कहा कि प्रॉब्लम यह है कि एक सीरीज़ खेलती हैं, उसके बाद इतना बड़ा गैप होता है अगली सीरीज में, उस दौरान ना कोई कैंप होता है। रिजवान, फिर ऐसे स्ट्रक्चर में तो जो आपकी पाकिस्तान टीम के लिए आइडेंटिफाइड प्लेयर्स हैं या अंडर 19, क्योंकि अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के ऊपर बड़ा फोकस है, इवन आईसीसी का वुमेन्स का, तो आपको तो फिर इनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए। यार देखिए, ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट इज अबाउट एनी स्पोर्ट, इट इज इवन अबाउट वर्क। आपको 3 दिन छुट्टी आती है तो मंडे को दफ्तर जाते हुए जान निकल जाती है बंदे की। सो इट हैज टू बी रियलिस्टिक। नहीं यार देखिए, वन हैज टू बी रियलिस्टिक। जब तक आप इनको ऑक्यूपाइड नहीं रखेंगे और इनको इतनी उससे इनकम नहीं हो रही होगी कि दे फील सेटिस्फाइड, तब तक आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। अगर इफ दे आर वरिड कि अब 3 दिन जो कोई क्या करना है, अगले 2 महीने मैंने क्या करना है, तो 2 महीने में कोई ना कोई एक्टिविटी तो चाहिए ना उनको, बिकॉज घर बैठ के तो कोई नहीं बैठ सकता सारा दिन, क्या करें। तो वो आपको क्रिकेट में लाना पड़ेगा कि यार इनके कोई ना कोई एटलीस्ट जो सीजन है ना आपका सितंबर अक्टूबर से जो शुरू होता है तब तक अप्रैल तक मुख्तलिफ किस्म के, यार आप लोकल टूर्नामेंट शुरू करा दें कि जनाब 2 साल हम यही करेंगे कि सिंध में अपने हो रहे हो, कराची पंजाब में अपने हो रहे हो, बलोचिस्तान में और केपी में अपने, और आखिरी 2 महीने जो है उसका मार्च और अप्रैल का, उसमें आप रख देंगे यार इनकी सिंध की और इन चारों की टीमें बन के तो होम एंड अवे इनके मैचेस करा दें। वैसे ये हो रहे हैं रिजवान भाई, नहीं, लेकिन उसको इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज टू बी यू नो मेड श्योर कि ये हर साल उसी तरीके से चले, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो होगा कि मेरा अगर प्लान। देखिए, मेरा एतराज फिर वही है कि आप 6 टीम्स का टूर्नामेंट करवाते हैं, ना उसमें कमेंट्री देते हैं, ना उसको व्यूअरशिप देते हैं, ना उसको ब्रॉडकास्ट उस तरीके से किया जाता है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां से जाए। और
यकीन कीजिए सवाल ये भी है कि अब जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जिसमें अब्दुल रज़ाक और असद शफीक को भी शामिल किया है, हमें क्या गारंटी है कि वो डोमेस्टिक लेवल पर जाकर कैंप्स लगाकर खिलाड़ियों को चुनकर लाएंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। मैं sorry, इसमें एक छोटी-छोटी छोटी सी चीज के मैं देखें क्रेडिट दूंगा। अभी जो फाइनल था रमदान कप का, उसमें वहाब रियाज समेत तमाम ही सेलेक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। मोहम्मद यूसुफ वहाँ पर मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक। मैं उनके आने से खिलाड़ियों में हौसला भी हुआ। जुनैद ज़िया खुद वहाँ पर थे। तो मेरा ख्याल ये कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा आसिफ, कदम ये है। भी जरा निशानदेही कर दीजिएगा, बिस्मा मारूफ ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैं चाहूंगा इस पर बस जल्दी से आपका कमेंट ले लूं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान के लिए इज्जत बनी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। उनको ये महसूस हुआ कि अब वो मजीद इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उतना परफॉर्म ना कर सकें। उन्होंने जूनियर्स को मौका दिया, तो ये बहुत अच्छी जी रिजवान, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल आई एग्री विद आसिफ ऑन दैट। और ये मर्दों को भी सीखना चाहिए, हमारे शोएब मलिक को भी बताएं कि भाईजान मेहरबानी आपकी रिटायर हो जाएं। आई थिंक हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये बड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन साथ साथ हमने आई थिंक ओवरऑल ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है जी। हमारी स्पोर्ट्स 360 का अहम हिस्सा है हमारी कप्तान, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, इंटरनेशनल प्रेजेंटर भी हैं और आई थिंक फीका की बहुत अहम रुकन है। और इस वक्त एक बहुत बड़ा एजाज़ है सना मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए ख़ास तौर पर कि सना मीर को आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। शी विल बी दी एम्बेसडर एंड दिस इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से सना की जब भी आप बात करें तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की वो ना सिर्फ नुमाइंदगी करती रही हैं, ना सिर्फ एम्बेसडर रही हैं, लेकिन जो उनकी सोच है आज भी, वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ की जाए, आज भी मैं आपको बता दूं कि एक जो टूर्नामेंट, कमर्शियल टूर्नामेंट अगर आप उसको कहना चाहें या आप उसको एक सेपरेट टूर्नामेंट कहना चाहिए, जिसको जो है वुमेंस की लीग भी आप कह सकते हैं फेयर ब्रेक के नाम से, आज भी पाकिस्तान की लड़कियों को वो उस टूर्नामेंट में लेकर जाती हैं। वहाँ पर पूरे मौके दिए जा रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उस ब्रांड की क्रिकेट खेलें। तो सना मीर को बहुत बहुत मुबारकबाद, स्पोर्ट्स 360 की टीम को मुबारकबाद, पाकिस्तान टेलीविज़न को, क्योंकि हमारा वो एक अहम हिस्सा है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सबके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारी जो कप्तान है उनको सफ़ीर मुकर्रर किया गया है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर का। और आई थिंक आप सना से जब भी बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर तो एक बड़ी डाइवर्सिटी उनकी सोच में नज़र आएगी आपको। एक वो विजन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो आपको नज़र आता है, लेकिन वो जब पॉलिसी मेकिंग में ट्रांसेंड करेगा तो बात वही है कि आपको ऐसे लोगों को कंसिस्टेंटली जो है वो मौका देना चाहिए कि वो आकर वो चेंजेस करें जिनके बारे में वो ना सिर्फ निशानदेही करते हैं, उस बारे में बात करते हैं, लेकिन होपफुली आई थिंक उस पर जो है रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें अगर आपको करनी है तो ऐसे लोगों को आपको सिस्टम में लेकर आना है। और ये बात हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बात वही है कि एज अ नेशन, एज अ कॉम, हमारी वुमेंस क्रिकेट की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्या हैं। बड़ा ज़रूरी है कि मुस्तकबिल में हम क्या देखते हैं, इसको सिर्फ टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट आप नहीं रख सकते, लेकिन आपको मुस्तकबिल में भी इस सोच के साथ जाना है कि हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम हम बना रहे हैं। ये कोई टूर्नामेंट बेसिस के ऊपर नहीं रहेगी या कोई आईसीसी इवेंट की बेसिस पर नहीं रहेगी। आपको सोचना है कि आप यंग खिलाड़ियों को लेकर आएँ, अंडर 19 से यंग खिलाड़ियों को उठाएं, रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो। अगर आप टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते, सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगले आने वाले 3, 4, 5 साल की प्लानिंग जब आप करेंगे तो आई थिंक तभी हमें रिजल्ट नजर आएंगे। रिजवान और आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे थे। आप तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, आप एक अहम हिस्सा हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स का। अपनी राय से सोशल मीडिया पर भी आगाह कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी और स्पोर्ट्स 360 की तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।